Hi guys, a very warm welcome to Study IAS. This is Tanvi Sharma and I welcome you all to our UPSC Prelims Enrichment Course 2020 जहां पर हम कवर कर रहे हैं जितने भी important current affairs हैं from June 2019 to April 2020. This is our lecture number 7. All other lectures are there on our channel. उनको देखिए, उनसे नोट्स बनाइए. लास्ट टाइम रिवीजन के लिए वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी. ओके, अनअकैडमी प्लस की तरफ अगर आप मूव ऑन कर रहे हैं, आपके लिए खुशखबरी, वहां पर आ रहे हैं 3 न्यू बैचेस. बहुत सारे अच्छे अच्छे टीचर्स के थ्रू आपको गाइडेंस मिलेगी, तो आप इसका बेनिफिट उठाइए. आपके पास अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी हैं, उनका यूज करें. हमारा डिस्काउंट कोड यूज करें, दैट इज स्टडी IAS टू अवेल 10% एक्स्ट्रा ऑफ. ओके, और अगर आपको कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है या आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आप हमें टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, जीमेल, इन सब मीडियम के थ्रू हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं एंड वी वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू. स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज हांगकांग प्रोटेस्ट. बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए. हम बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में समझेंगे कि क्यों हांगकांग में इतना ज्यादा हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला, क्यों 10 लाख से ज्यादा लोग स्ट्रीट पर आ गए इन दी प्रोटेस्ट ऑफ एक्स्ट्राडिशन लॉ. तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि ये एक्स्ट्राडिशन लॉ क्या था, ऑल्सो हांगकांग कहाँ पर है, क्यों चाइना इतना ज्यादा पॉजिटिव है हांगकांग के लिए, also why US is also playing a very important role in Hong Kong controversy. Okay, तो ये सब चीजों को हम समझेंगे. also ये जो प्रोटेस्ट था, ये एक प्रो डेमोक्रेसी प्रोटेस्ट था. ओके, लोग एक तरह से एक आक्रोश में थे कि वो अपनी गवर्नमेंट को नहीं छोड़ना चाहते. वह चाहते हैं कि उनके पास डेमोक्रेसी रहे, उनके पास सारी फ्रीडम्स रहे. ओके, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये एक्स्ट्राडिशन लॉ था क्या. ये जो एक्स्ट्राडिशन लॉ है, इसमें ये था कि अगर कोई क्रिमिनल है और वो हांगकांग में है, ठीक है, उसको इजीली हम चाइना मेनलैंड तक लेकर जा सकते हैं, यानी एक्स्ट्राडिशन हो सकता है फ्रॉम हांगकांग टू चाइना. अब लोगों को क्या प्रॉब्लम है, लोगों को ये डर है कि चाइना इसको मिस इंटरप्रेट कर सकता है, इसको यूटिलाइज कर सकता है अपने बिहाफ पर, अपने सेल्फिश मीन्स ले सकता है. ठीक है, जैसे चाइना के अंदर हमें पता है कि एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है. ओके, वहां पर लोगों के पास इतनी ज्यादा फ्रीडम नहीं है, इवन प्रेस इज अंडर द गवर्नमेंट. पर हांगकांग में ऐसा नहीं है. हांगकांग में आपको एक डेमोक्रेसी देखने को मिलती है. ठीक है, लोगों के पास एक फ्रीडम है, लोग आराम से अपनी जिंदगी जी रहे हैं. तो लोग वो फ्रीडम को, उस डेमोक्रेसी को नहीं अपनी देना चाहते हैं. वे चाहते हैं कि वो इस डेमोक्रेसी के अंडर रहे और ना कि वो एक कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर आए. तो लोगों को ये डर है कि चाइना इसको यूटिलाइज कर सकता है. जैसे कोई इंसान है, वो हांगकांग के अंदर है एंड वे चाइना के खिलाफ कुछ भी बोल रहा है. इफ चाइना फील कि उनको आना चाहिए, उनको हम अपने हिसाब से देख लेंगे, तो वो क्या कर सकते हैं, इस एक्स्ट्राडिशन लॉ का इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको इजीली चाइना के अंदर लेकर आ सकते हैं, जिससे यहाँ पर वो उनको जैसे भी चाहे उनको ट्रीट कर सके. तो ये एक बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज हो सकती है. अब आप समझिए कि हांगकांग है कहाँ, ये देख रहे हैं आप, ये है चाइना, यहाँ पर दिख जाएगा आपको हमारा इंडिया. ओके, और यहाँ पर है हांगकांग. बहुत प्रॉस्परस जगह है, एक ऐसी जगह है जिनके पास अपना खुद का एक फ्लैग है. आप देख सकते हैं पीछे, इनके पास एक अपना खुद का फ्लैग है, इनके पास अपनी खुद की करेंसी है जिसको ये HK डॉलर कहते हैं. ओके, ऑल्सो दे हैव देयर ओन इमिग्रेशन एजेंसी. यानी अगर आप चाइना से हांगकांग आना चाहते हैं या हांगकांग से चाइना जाना चाहते हैं, तो आपको एक परमिट की जरूरत है. ऐसा नहीं कि हम हमारे इंडिया में एक स्टेट से दूसरी जगह चले जाते हैं तो इजीली आप यहाँ पर भी चले जाएंगे. यहाँ पर ऐसा नहीं है. ओके, तो ये सब चीजें हैं जो कि हमें हांगकांग में देखने को मिलती है एंड बहुत प्रॉस्परस जगह है ये. अब समझ लेते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री. हांगकांग ने कब जन्म लिया. हांगकांग हमें देखने को मिला जब चाइना की जिंग डायनेस्टी गवर्नमेंट वाज डिफीटेड इन फर्स्ट ओपियम वॉर इन 1842. इसके बाद क्या हुआ, हांगकांग आइलैंड आ गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर और 1992 तक ये ब्रिटिश एम्पायर के अंडर ही रहा. ब्रिटिश टेरिटरी जैसा ही इसको एक ट्रीटमेंट मिला. ओके, 100 ईयर्स की ये एक लीज पर था. उसके बाद ये लीज खत्म हो गई और उसके बाद आया एक साइनो ब्रिटिश डिक्लेरेशन, जिसके अंदर हांगकांग आ गया एक 1 कंट्री 2 सिस्टम के अंदर. ओके, और हांगकांग बन गया एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना. 1997 में ही ये सब हुआ. तो ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज थी. आप लोग समझ सकते हैं कि क्यों चाइना का इतना इन्फ्लुएंस है, बिकॉज हांगकांग इज अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ऑफ
चाइना। ओके, इसलिए चाइना अभी भी इनकी यहाँ की काफी सारी चीजों को मैनेज करता है, जैसे इकोनॉमिक्स या बैंकिंग सिस्टम या डिफेंस, ये सब चीजें चाइना ही देखता है। ओके, तो लोगों के अंदर हमें प्रोटेस्ट देखने को मिला और लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि वो अपनी डेमोक्रेसी को नहीं खोना चाहते। ओके, एंड चाइना ऐसी ऐसी चीजें लेकर आता रहता है और कहीं ना कहीं बोलता रहता है कि हांगकांग उनकी टेरिटरी है, बट हांगकांग ये चीज नहीं मानती है। वो मानते हैं कि उनकी खुद की ऑटोनोमियस स्टेट है। ओके, अब एक इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर है जो कि ये तो हम अभी जुलाई का देख रहे हैं, बट एक नवंबर में चीज आई थी जो कि हमें पता होनी चाहिए। दैट वाज हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट। ओके, ये एक्ट लेकर आई यूएस गवर्नमेंट और इसके खिलाफ चाइना ने अपना आक्रोश दिखाया। चाइना वाज वेरी एंग्री कि क्यों यूएस ऐसे ऐसे एक्ट लेकर आ रहा है, जबकि हांगकांग हमारी एक खुद की एक इंटरनल मैटर है, एक हमारी खुद की टेरिटरी है। तो यूएस का कोई बात नहीं बनती कि वो कोई एक्ट लेकर आए। अब समझ लेते हैं कि इस एक्ट में था क्या, बट बिफोर दैट आपको समझने की जरूरत है कि सबसे पहले 1992 में यूएस लेकर आया था हांगकांग पॉलिसी एक्ट। इस एक्ट के तहत ये था कि ट्रेड रिलेटेड मैटर्स के लिए यूएस हांगकांग को एक अलग दर्जा दे सकता है, एक अलग स्टेटस दे सकता है। मतलब अगर यूएस कोई सैंक्शन लगा रहा है चाइना के ऊपर या यूएस कोई टैरिफ लगा रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो हांगकांग के ऊपर भी लगे। ओके, इसलिए ये एक्ट आया था 1992 में। अब ये एक इम्पॉर्टेंट एक्ट था, पर अभी जो एचडीए आया है या फिर हांगकांग डेमोक्रेसी एक्ट आया है, इसमें ये चीज है कि अगर यूएस को लगेगा कि हांगकांग के अंदर, हांगकांग की डेमोक्रेसी के अंदर कोई छिड़कानी हो रही है या चाइना कोशिश कर रहा है कि एक कम्युनिस्ट रजीम लेकर आ सके हांगकांग के अंदर, तो यूएस उनसे ये स्पेशल स्टेटस ले सकता है। ओके, आप देख सकते हैं कितनी ज्यादा बारीकियां हैं इस चीज में। ओके, और ये कैसे होगा? यूएस एनुअली एक सर्टिफिकेशन निकालेगा कि यहाँ पर डेमोक्रेसी अच्छे से वर्क कर रही है और यहाँ पर चाइना को कोई इंटरफेरेंस नहीं है। ओके, इस एनुअल सर्टिफिकेशन के बेसिस पर ही इस स्टेटस को देखा जाएगा कि उनके पास एक स्पेशल ट्रेडिंग स्टेटस है। ओके, तो अब क्या है, चाइना बहुत ज्यादा अलार्म हो गया है इस चीज से। चाइना का ये मानना है कि ये हमारे इंटरनल मैटर है और यूएस को इसमें इंटरफेयर बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। चाइना का ये मानना है कि यूएस को कोई भी सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है हांगकांग को, बिकॉज इट्स अ टेरिटरी ऑफ चाइना। ऑल्सो यूएस क्यों देखेगा हांगकांग के अंदर की डेमोक्रेसी हो रही है कि नहीं? एक तरह से ये एक नजर रखना है दूसरे की टेरिटरी पर, ये चाइना का मानना है। अब इसके हमें रेपरकेशन क्या देखने को मिल सकते हैं? सपोज यूएस का मानना है या यूएस ने माना कि हांगकांग के अंदर चाइना का बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। ओके, बहुत ज्यादा कम्युनिस्ट रजीम आ रहा है, डेमोक्रेसी नहीं है, लोग खुश नहीं है, लोगों के पास फ्रीडम नहीं है, तो क्या करेगा यूएस सैंक्शंस लगा देगा। ओके, और अगर हांगकांग के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे तो बहुत ज्यादा उनको इकोनॉमिकली नुकसान हो सकता है। तो ये सब चीजें हैं, ये एक पूरा सा एक सर्कल है जो कि हमें समझने की जरूरत है कि क्यों यूएस इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। ऑल्सो क्यों चाइना इतना ज्यादा पॉजिटिव है हांगकांग के लिए। देखिए, हांगकांग एक बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस एक टेरिटरी है। ओके, बहुत ज्यादा जो कंपनीज हैं चाइना की, वो हांगकांग की गवर्नमेंट से पैसा लेती हैं। बहुत सारे आईपीओज यहाँ पर इशू होते हैं, तो हांगकांग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिकली। हांगकांग नहीं चाहता कि वो एक कम्युनिस्ट रिजीम के अंडर आए या चाइना के जितने भी जो लॉज हैं, जो ऑपरेसिव पॉलिसीज हैं, वो हांगकांग के ऊपर अप्लाई हों। वेयरएज यूएस ये देखता है कि हांगकांग एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि हम चाइना के ऊपर नजर रख सके, और चाइना का ये मानना है कि ये उनका स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है और ये इकोनॉमिकली इतना इम्पोर्टेंट है, हर वे से बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चाइना को इसको नहीं खोना चाहिए। तो ये 3 पर्सपेक्टिव हैं जो कि आपको पता होने चाहिए। प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हांगकांग कहाँ पर है, हांगकांग में क्यों इतने ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहे हैं, ऑल्सो यूएस क्या क्या नए जो एक्ट्स हैं उनको लेकर आए हैं। एक बात आप लोग ध्यान रखिएगा, हांगकांग के अंदर एक फुल फ्लैश डेमोक्रेसी नहीं है। वहां पर लोग 2 फैक्शंस में डिवाइडेड हैं, एक जो कि पैन डेमोक्रेट्स हैं और जो डेमोक्रेसी को सपोर्ट करते हैं, वेरएज दूसरे हैं जो कि एक प्रो एस्टैब्लिशमेंट ग्रुप है।
वो बीजिंग के सपोर्ट में है। दे सपोर्ट अ कम्युनिस्ट रिजीम। तो इन दोनों के बीच में काफी ज्यादा क्लैशेस होते रहते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द हांगकांग वांट कि उनके यहाँ पे एक डेमोक्रेसी जैसी एक पॉलिटिकल सिस्टम स्टैब्लिश हो। Moving on to our next topic, that is UNCTAD World Investment Report 2019. Prelims point of view से आपके लिए important हैं ये सारी reports। आप एक जगह लिखिएगा कि ये सारे reports हैं और इनको कौन लिखता है, ठीक है, या इनको कौन निकालता है। इससे आपको क्या फायदा होगा? आपको फायदा होगा कि अगर यूपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिपोर्ट कौन निकालता है तो आपको वो चीज याद रहेगी। ओके, तो यूएनसीएटी ने निकाला वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट, जिसमें बताया कि इंडिया ने रिसीव किया है एफडीआई वर्थ $42 billion and India attracted over 77% of the total foreign direct investment that come to South Asian region। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ओके, साउथ एशियन रीजन में 77% ऑफ द टोटल एफडीआई इंडिया ने देखा है। यह हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। इन साउथ एशिया ओवरऑल एफडीआई इनफ्लोज इंक्रीज्ड बाय 3.5% टू $54 बिलियन, और इसमें से 77% इंडिया का था। ओके, लार्जली डिटरमाइंड बाय एक्सपेक्टेशन ऑफ ग्रोइंग इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। हमने थोड़े से अपने जो नॉर्म्स थे वो भी रिवाइज किए थे, जैसे 100% एफडीआई अलाउ कर दिया था अंडर ऑटोमेटिक रूट फॉर सेल ऑफ कोल माइनिंग एक्टिविटीज। ऑल्सो 100% एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट फॉर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। इसका भी हमें फायदा देखने को मिला है। इन्वेस्टमेंट इन इंडिया रोज बाय 6% टू $42 बिलियन। However, India's rank as a source country for FDI fell one notch to 10th position as it was taken by Spain. Okay, तो ये कुछ चीजें जो कि आपको पता होना चाहिए। Of 5,400 special economic zone in the world, more than 4,000 are in developing countries in Asia. ये कुछ estimation आपको पता होना चाहिए। इतने ज्यादा numbers में special economic zone डेवलपिंग कंट्रीज में देखने को मिल रहे हैं। इन द डेवलपिंग कंट्रीज इन एशिया, चाइना टॉप द लिस्ट, 2543 जोन्स चाइना में है। फिर फिलीपींस के पास है, फिर इंडिया के पास है 373 स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स। ओके, इंडिया हैज रिसेंटली लिबरलाइज्ड इट्स लॉज ऑन इनवर्ड इन्वेस्टमेंट, और उन सब चीजों का भी हमें बहुत फायदा देखने को मिला है। थोड़ा सा हम यूएनसीटीएडी के बारे में पढ़ लेते हैं। UNCTAD एक परमानेंट इंटरगवर्नमेंटल बॉडी है विच वॉज स्टैब्लिश्ड बाय UNGA इन 1964। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में, एंड इट इज अ पार्ट ऑफ UN सेक्रेटेरिएट। इट सपोर्ट्स डेवलपिंग कंट्री टू असेस द बेनिफिट्स ऑफ अ ग्लोबलाइज्ड इकोनॉमी मोर फेयरली एंड इफेक्टिवली। ये इसके इंपॉर्टेंट कुछ फीचर्स। वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, एक बाल पंचायत ऑर्गेनाइज हुई इन दिल्ली बाय कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रंस फाउंडेशन ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर। ओके, पहले तो ये दिन देख लेते हैं। ये दिन कब है? ये दिन हमें देखने को मिलता है 12 जून को। इम्पॉर्टेंट डे है ये। ऑल्सो थोड़ी सी डेफिनेशन समझ लेते हैं। इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से चाइल्ड लेबर is a work that deprives children of their childhood, their potential and their dignity, and that is harmful to their physical and mental development। ये उनकी एक डेफिनेशन है जिसके तहत हम समझ सकते हैं कि कौन कौन सी चीजों को हम चाइल्ड लेबर के अंदर देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, most of the child laborers in India are employed for agriculture and allied activities। ओके, ये बहुत ही दुख की बात है कि इतने सारे बच्चे अपने बचपन को छोड़कर वो इन सारी एक्टिविटीज में काम करने लग जाते हैं जिससे वो पैसा कमा सकें। ओके, ये उनके बचपने के लिए भी खतरनाक है एंड ओवरऑल हमारे मैनकाइंड के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकता है। 10.1 मिलियन चिल्ड्रन एंगेज्ड इन वर्क इन इंडिया, बहुत बड़ी संख्या है ये। इतने सारे बच्चे हमें काम करते हुए नजर आ जाते हैं। नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंगेज्ड इन वर्क बिटवीन 5 to 14 ईयर्स, एक उम्र जिसमें उनको पढ़ना चाहिए, जिंदगी की सीख लेनी चाहिए, उस उम्र में वो काम करने लग जाते हैं ड्यू टू सम और अदर रीजन। ये डे हम इसलिए बनाते हैं जिससे हम ये चीज पे फोकस कर सकें कि चाइल्ड लेबर कितना ज्यादा डेंजरस हो सकता है। जिन बच्चों को इस उम्र में अपने ड्रीम्स के ऊपर वर्क करना चाहिए वो फील्ड में ना वर्क करें, इस चीज की हम एश्योरिटी देते हैं। ये चीज आप याद रखिएगा। यही था थीम ऑफ 2019 फॉर वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, दैट चिल्ड्रन डजंट वर्क इन फील्ड बट ऑन ड्रीम्स, दे शुड वर्क ऑन देयर ड्रीम्स, दे शुड स्टडी। ओके,
Moving on to our next topic, that is Global Peace Index 2019. India is ranked 141 among 163 countries on Global Peace Index. The ranking of India in 2018 was 136th. Okay, तो ग्लोबल पीस इंडेक्स के बारे में देख लेते हैं. इट वॉज फाउंडेड बाय स्टीव कैलिलिया, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर हैं और ऑल्सो एक फिलैंथ्रोपिस्ट हैं. इट इज रिलीज्ड बाय ऑस्ट्रेलियन थिंक टैंक इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. देखिए, यूपीएससी आपसे पूछ लेगा कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2019 किसने निकाला, तो आप इधर उधर कंफ्यूज मत हो जाना. ये चीज आपको याद रखनी है कि इट वॉज फाउंडेड बाय स्टीव कैलिलिया, जो है एंड एक ऑस्ट्रेलिया के थिंक टैंक ने ही इसको निकाला है, जिनका नाम है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस. इट रैंक कंट्रीज अकॉर्डिंग टू द लेवल ऑफ पीसफुलनेस बेस्ड ऑन 3 थीमेटिक डोमेन्स. द लेवल ऑफ सोसाइटल सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, लोग कितने ज्यादा सेफ हैं, कितने ज्यादा सिक्योर हैं. द एक्सटेंट ऑफ ऑनगोइंग डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कितनी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो रही है एक दूसरे स्टेट में. अगर ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स होंगी मतलब उतनी ज्यादा ही पीसफुल नहीं है वो कंट्री. द डिग्री ऑफ मिलिटराइजेशन, जितनी ज्यादा मिलिट्री होगी, जितना ज्यादा एनफोर्समेंट ऑफ मिलिट्री होगी, उतना ज्यादा लोगों की फ्रीडम को सप्रेस किया जाएगा, उतना ही ज्यादा पीस की कमी है. ओके, ये चीज मानी जा रही है. तो इन चीजों के बिहाफ पर देखा जा रहा है कि किसी कंट्री में पीस है या नहीं. पॉसिबल इफेक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन पीस इज न्यूली इंक्लूडेड इन दिस रिसर्च. देखिए, क्लाइमेट चेंज का असर पीस ऑफ द कंट्री पर भी पड़ता है. ये एक इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक हो सकता है. किसके लिए? मेंस के पेपर के लिए. तो यहाँ से आप कुछ पॉइंटर्स निकाल सकते हैं कि कैसे क्लाइमेट चेंज पीस को इम्पैक्ट करता है. इन द लास्ट 5 years द ग्लोबल स्कोर of GPI has improved with 86 countries improving and 76 recording deteriorations. तो चलिए, 86 countries तो improve कर रही हैं, यही बहुत important बात है. कुछ इन्होंने की फाइंडिंग्स भी कही कि लीस्ट पीसफुल कंट्रीज हैं जैसे अफगानिस्तान, ओके, एंड सीरिया, ये सब हैं. अफगानिस्तान इज नाउ द लीस्ट पीसफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, रिप्लेसिंग सीरिया. सीरिया को भी रिप्लेस कर दिया इन्होंने. देन साउथ सुडान, येमेन, इराक, क्योंकि इन सब में हमें बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलते हैं. ओके, साउथ एशियन कंट्रीज की बात करें तो भूटान ने टॉप किया है इंडेक्स को, फिर श्रीलंका, फिर नेपाल, फिर बांग्लादेश, फिर पाकिस्तान, ऐसे आता है. ओके, तो ये कुछ है. ऑल्सो क्लाइमेट हजार्ड, इंडिया टुगेदर विद द फिलीपींस, जापान, बांग्लादेश, म्यांमार, चाइना, इंडोनेशिया, वियतनाम एंड पाकिस्तान आर द 9 countries with the highest risk of multiple climate hazard. हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लाइमेटिक प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है. इंडिया हैज द 7th हाईएस्ट ओवरऑल नेचुरल हजार्ड स्कोर. नेचुरल हजार्ड का मतलब अर्थक्वेक, फ्लड्स, ये सब इतनी ज्यादा आती है हमारे देश में. क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज का बहुत ज्यादा असर हो रहा है. मिलिट्री एक्सपेंडिचर, यूएस, चाइना, सऊदी अरेबिया, Russia and India are the top 5 country with the largest total military expenditure. मिलिट्री पे बहुत ज्यादा खर्चा होता है. Moving on to our next topic, that is pro tem speaker. आपकी पॉलिटी की बुक्स में आपको ये मिल जाएगा. प्रो टेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार, 7-time MP from टिकमगढ़ in Madhya Pradesh has been chosen as a pro tem speaker for 17th लोकसभा. 17th लोकसभा के लिए उनको प्रो टेम स्पीकर चूज करा था. और प्रोटम एक लैटिन फ्रेज है जिसका मीनिंग है फॉर द टाइम बीइंग. उस टाइम के लिए टेम्पररी बेसिस पर एक स्पीकर की अपॉइंटमेंट होती है फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम. अब इसकी जरूरत क्या होती है? द स्पीकर ऑफ द लोकसभा लेजिस्लेटिव असेंबली वेकेट द ऑफिस इमीडिएटली बिफोर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस. तो उस टाइम के लिए जब एक न्यू हाउस आएगा सेशन में, उस टाइम के लिए एक पर्टिकुलर स्पीकर को चूज किया जाता है जो कि उनको ओथ करवाएंगे, ठीक है, और सारी चीजों को देखेंगे फॉर द फर्स्ट मीटिंग. प्रेसिडेंट गवर्नर अपॉइंट द प्रोटम स्पीकर टू प्रिसाइड ओवर द सिटिंग ऑफ न्यूली इलेक्टेड हाउस. जो न्यूली इलेक्टेड हाउस है उनकी फर्स्ट सिटिंग के लिए ये पर्टिकुलर स्पीकर को चूज किया जाता है. यूजुअली द सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द हाउस इज मेड द प्रोटम स्पीकर. कुछ ड्यूटीज देख लेते हैं इनकी ड्यूटीज हैं कि स्पीकर प्रिसाइड ओवर द फर्स्ट सिटिंग ऑफ लोकसभा, ये तो हमने डिस्कशन में ले लिया है. टू कंडक्ट द वोट फॉर द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर, ये होते हैं वहां पर. On the election of new speaker, the house of the pro tem speaker ceases to exist. Okay, he also administered the floor test. फ्लोर टेस्ट एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है जिसको यूज किया जाता है ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट एंजॉय करता है सपोर्ट ऑफ लेजिस्लेचर और नॉट. ओके, तो ये सब चीजें देखता है हमारा प्रोटम स्पीकर. मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज 54th ज्ञानपीठ अवार्ड. ऑथर अमिताभ घोष को मिला है 2018 ज्ञानपीठ अवार्ड
फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन टू एनरिचमेंट ऑफ इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश, इंग्लिश के लिए मिला है। ऑल्सो ही इज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज राइटर जिनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ऑल्सो उनको मिल चुका है साहित्य अकेडमी अवार्ड इन 1990 फॉर द बुक द शैडो लाइन्स, पढ़िएगा जरूर, बहुत अच्छी बुक है ये। एंड पद्मश्री इन 2007 फॉर हिज सर्विसेज टू लिटरेचर एंड एजुकेशन। ज्ञानपीठ अवार्ड के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड है इंडिया के अंदर एंड कैन ओनली बी कॉन्फर्ड अपॉन एन इंडियन सिटीजन, सिर्फ एक इंडियन सिटीजन को ही मिल सकता है। इंग्लिश लैंग्वेज वाज एडेड टू द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस फॉर कंसिडरेशन आफ्टर 49th ज्ञानपीठ अवार्ड एंड अमिताभ घोष बन गए हैं वह पहले इंसान जिनको इंग्लिश की कैटेगरी में ये अवार्ड मिला है। द रेसिपिएंट ऑफ द अवार्ड आर गिवन अ कैश प्राइज ऑफ 11 लाख, citation plaque and a bronze replica मिलता है of goddess सरस्वती। In 1965 famous Malayalam writer G. Sankara Kurup became the first winner of the ज्ञानपीठ अवार्ड, तो ये नाम याद रखिएगा, जी शंकरा कुरूप। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि यूपीएससी नहीं पूछता है, पर एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए। ठीक है, जब आप यूपीएससी के इंटरव्यू देंगे तो आपसे काफी सारे डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। आपको पता तो होगा कि 54th ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला है, पर आपको ये नहीं पता होगा कि सबसे पहला ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला था। तो जी शंकरूपा कुरूप, इनका नाम याद रखिएगा, ये आपको हेल्प करेंगे। This was all for this video. I really hope you enjoyed it. ऐसे ही आप इस सीरीज को देखते रहिए और इनके नोट्स बनाते रहिए, आपको ये मदद करने वाले हैं यूपीएससी सीएससी के एग्जामिनेशन में। So thank you very much.